हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे टोटल आपको 15 to 20 मिनट्स में टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके यूपीएसआई का एग्जाम हो या फिर आने वाले टाइम में आपका एएसआई का एग्जाम है या यूपीपीएससी का भी जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसके अंदर भी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। तो वो सारे के सारे आपके लिए यहाँ पे कवर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं शायद जिन्होंने इसकी सीरीज को अटेंड नहीं किया है, जहाँ पे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। तो प्लीज पहले आप उस सीरीज को अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करिएगा, क्योंकि ये आपकी रिवीजन सीरीज है। ओके, और कल से आपको और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे शाम को 8 बजे मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आइए जरा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ टेलीग्राम से मिल जाती है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी का आपका फाउंडेशन बैच जो है ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको समय रहते ज्वाइन कर लें। आइए चलते हैं सवालों की तरफ। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल बताइए, कहा जा रहा है किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों को, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ऑटोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है, स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, The advantages of the unitary system of governance are, यानी कि जब हम यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम की बात करते हैं, एकात्मक पद्धति की बात करते हैं, तो इसके क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, स्टेट पास स्टेट देखने को मिलती है, या आप कह सकते हैं कि एक जो स्टेट होता है ना, उसकी जो यूनिटी होती है वो आपको देखने को मिलती है। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनैक्टेड, वो आपको बताना है कि क्वेश्चन के हिसाब से जो संविधान सभा है ना, उसके अंदर आप देखेंगे तो जो मेंबर्स चुने जाते हैं जब संविधान को बनाया जा रहा था, तो वो मेंबर्स कहाँ से लिए गए थे, तो ये जो विधानसभा थी वहां से मेंबर्स को लिया जाता है। अगला, वेयर आर द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपातकाल से जुड़े हुए जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपको कहाँ पर मिलते हैं, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर मिलते हैं। इमरजेंसी की बात की जाए तो आपको 3 आर्टिकल हमेशा याद रखने हैं। यहाँ पर ये तीनों आर्टिकल में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल, संविधान सभा जब इंडिया की थी तो उस टाइम पे फॉर्म एट द बिहेस्ट ऑफ हुम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन। सबसे पहले इंडिया में आता है कैबिनेट मिशन, और इसके ही अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है, जिसका काम होता है भारत के संविधान को बनाना। अगला, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जब भारत की संविधान सभा को बनाया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी। अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ द जस्टिस हैज बीन टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की भारत के संविधान के अंदर, तो ये किन सिद्धांतों की, किन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सभी जस्टिस के बारे में, और यहाँ पे लिबर्टी, इसके बारे में बात की जाती है। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, सुबह 11 बजे पूरी प्लेलिस्ट है, नहीं देखे हैं ये टॉपिक्स अगर आपने तो प्लीज देख लीजिए। ओके, अगला सवाल, हाउ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो सोवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, और साथ ही साथ में रिपब्लिकन भी है। ठीक है, चलिए, व्हेन इंडिया बिकेम अ फुल सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत जो है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र, गणतंत्र कब बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जब भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बनके तैयार होता है। अगला, जो प्रस्तावना है उसके अंदर कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया है, तो जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 1 बार संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, और वो भी कौन सा वाला है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट पे आइए, सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि वर्ड फेडरल जो है ये हमारे संविधान में कहां पर देखने को मिलता है, संघीय शब्द कहां मिलता है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मिलेगा। स्पेशली आप जब चैप्टर नंबर 1 देखोगे या जब आप पार्ट नंबर 1 देखोगे, आर्टिकल नंबर 1 से 4, इसके बीच में आपको ये देखने को मिलता है। अगला, आर्टिकल नंबर 1 के हिसाब से इंडिया मीन्स, मतलब इंडिया का मतलब क्या दिया गया, इंडिया का मतलब दिया गया यूनियन ऑफ द स्टेट, या फिर आप देखोगे तो इंडिया एज भारत, इंडिया एज भारत आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंदर इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिया इज ऑल्सो नोन एज भारत,
तो ये कौन सा वाला आर्टिकल होगा? दिस इज आर्टिकल नंबर 1। इसके अलावा आप देखोगे तो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 संविधान में कहा गया है कि अगर इन दोनों अनुच्छेद के अंदर कोई भी बदलाव किया जाएगा तो उसे संविधान के अंदर संशोधन नहीं माना जाएगा। और ये बात किसमें लिखी है? ये बात आर्टिकल नंबर 4 के अंदर दी गई है। अगला, व्हाट टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज सीन इन इंडिया? भारत के अंदर आपको कौन से टाइप का फेडरलिज्म देखने को मिलेगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिंग स्टेट बाय फॉर्मिंग द एसोसिएशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स, कब फोर्स में आता है? बताइए कब ये फोर्स में आता है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है कि ये फोर्स में कब आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इनैक्ट कब हो रहा है? तो इनैक्ट आपने देखा नवंबर में, बट लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एट विच टाइम द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यानी कि जब संविधान सभा बनाई गई थी तो उसमें आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव जी आपको मिलेंगे। अगला, कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पे बाय कैमरल सिस्टम आपको देखने को एज अ मेन फीचर मिलता है? तो फेडरल सिस्टम जहां पे होता है वहां पे आपके 2 सदन की प्रणाली या फिर बाय कैमरलिज्म देखने को मिलेगा। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इंडिया इज? भारत जो है वो किस टाइप का देश है? तो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आपको देखने को मिलता है। एक्चुअल में हमारा जो देश है वो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। ओके, अगला, भारत के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का ये जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है? तो ये आएगा कहां से? ब्रिटेन से, या फिर आप देखेंगे तो ये लिखकर आता है यूके या लिखकर आएगा इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कहा जा रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है? तो पार्ट नंबर 2 होगा। आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 के बीच में आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता होते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इंडियन डायलॉग्स आर क्लोज टू, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम चीजें जो हैं वो आपको कनाडा के साथ में भी सेम टू सेम देखने को मिलती हैं। भारत का जो संविधान है इसके अंदर इंडियन फेडरेशन कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपको कनाडा से देखने को मिलता है। देखो, फेडरेशन शब्द जब आ रहा है यानी कि सबके पास में अपनी अपनी पावर है, लेकिन जब यही सारी पावर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या फिर राष्ट्रपति के पास में आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, हु इज बिलीव्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का जो संविधान है उसका निर्माता किसे माना जाता है? तो ये BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे या फिर उसके हेड कौन थे? तो वो थे BR अम्बेडकर जी। अगला, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स जब हम संविधान की बात करते हैं दैट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर दिस आर्टिकल नंबर? किस चीज को अमेंड नहीं कर सकते? तो इन सब चीजों को तो साइड में करो। सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्रस्तावना है उसके अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं, जो पहले से लिखी हुई हैं, उनको आप नहीं हटा सकते। भले ही बाद में जो चीजें जोड़ी गई हैं आप उसे यहाँ पर हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना जो है ये हमारे संविधान का क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में आपको देखने को मिलता है। अगला, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? तो ये क्या हो जाएगा? इंडिया लार्जेस्ट भी है और लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी देखने को मिलता है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स आपको यूनियन लिस्ट के अंदर मिलेंगे? तो टोटल आप देखोगे तो 97, बट कई बार ऑप्शन जो है वो 100 होता है, तो आप 100 आंसर मार्क करके आएंगे। लेकिन अगर यहीं पे आपसे स्टेट लिस्ट पूछा जाएगा तो 61 है, अगर आपसे कंकरेंट लिस्ट पूछा जाएगा तो 52 है। ओके, अगला, कौन सा ऐसा सिस्टम है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर गोज अपोजिट टू द रियल बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी? इसके अपोजिट जाता है तो वो क्या है? कास्ट सिस्टम। आपको मालूम ही है कास्ट सिस्टम, है ना। अगला, What type of the government is based on the fair and free education? जब हम फेयर एंड फ्री एजुकेशन की बात करते हैं तो वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी जहाँ पे होगी वहां पे आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल नंबर 21A है, आर्टिकल 45 है और 11th नंबर की जो ड्यूटी है उसके अंदर आपको एजुकेशन देखने को मिलेगी। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य पूछा जाए, फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये क्या होगा? USSR होगा। अगला, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, कितने मौलिक
सॉरी फंडामेंटल राइट, कितने मौलिक अधिकार हैं? तो देखो जब संविधान बना था तो कितने थे? 7 थे, लेकिन इसमें से संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसको हटा दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और उसके बाद में कितने रह गए? टोटल आपको 6 देखने को मिले। राइट टू फ्रीडम ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो ये आपको आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर खुद में आपको टोटल 6 क्लॉजेस देखने को मिलते हैं। रिट इज इशूड बाय होम, रिट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट भी होगा और हाई कोर्ट भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिया होगा उसके हिसाब से आंसर होगा। यहाँ पे आर्टिकल 32, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 226। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलते हुए बताइएगा कि रिट कहाँ से ली गई है, कौन सी कंट्री से इसको लिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल फ्रीडम इज, जब हम पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं तो आपको हेबियस कॉर्पस देखने को मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पे किसके लिए है? इलीगल डिटेंशन के लिए, इलीगल डिटेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा इशूड बाय द कोर्ट ऑफ इलीगल डिटेंशन। अभी मैंने आपको बताया रिट के बारे में, इलीगल डिटेंशन कौन सा हो जाएगा? अगेन हेबियस कॉर्पस। अगर आपसे क्वेश्चन को टफ बनाया गया तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल आपको इसके साथ में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 22 आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके चलिए, व्हाट काइंड ऑफ रीटो स्पेसिफिक अरेंजमेंट हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो परमिट एंड प्रोहिबिशन, एक्चुअली इसको रिटो नहीं, इसको रिट लिखना चाहिए। ये मैं सोचूं भाई साहब कभी कभी आइसन लिख देते हैं। ओके तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्रोहिबिशन। ओके अगला, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्डर कैन बी इशूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइप के ऑर्डर्स यानी कि जो रिट है वो जारी किए जा सकते हैं? तो टोटल 5 तरीके के होंगे। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। ओके 5 तरीके आपको देखने को मिलते हैं। अगला, कौन सा ऐसा पेटिशन या और मैंडेट इज गिवन बाय द कोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू डू हिज ऑफिशियल वर्क। यानी कि आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉय है, अगर वो अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर रहा है तो कौन सी रिट को जारी किया जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? कौन सा आएगा? वी कमांड मैंडेमस। क्या आएगा? मैंडेमस, वी कमांड। ओके चले, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू लाइफ, भाई साहब यही तो है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप सुबह 7 बजे उठने की जहमती नहीं उठाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 21 यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अगला, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाँ जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो कौन सा आर्टिकल होगा? ये हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23। अगर चाइल्ड लेबर आएगा तो आर्टिकल नंबर 24 हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि अब ये क्या है? एक कानूनी अधिकार के रूप में देखने को मिलता है। आपसे कहा जा रहा है कौन से संविधान संशोधन से ये हटा है? तो ये संविधान संशोधन है और ये आपका ईयर हो जाएगा। ओके, प्रॉपर्टी राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गए? ये अब आपके लीगल राइट के रूप में मिलेगा। अगला, कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अधिकार है, राइट है, अकॉर्डिंग टू दी बी आर अम्बेडकर जी, द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की आत्मा। तो आर्टिकल नंबर 32 होगा जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये नाम नहीं दिया है ना, मान लीजिए ये नाम नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आंसर क्या होगा? प्रीएम्बल होगा। ठीक है, तब यहाँ पे आंसर प्रीएम्बल होगा। अगला, अगला देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि हमारे संविधान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है? तो भी इसका आंसर आर्टिकल नंबर 32 होगा, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार? तो पार्ट नंबर 3, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आप देखोगे तो 35 के बीच में मिलेंगे। सारे आर्टिकल्स हम पढ़ा चुके हैं, नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए मेहरबानी करके। सुबह 11 बजे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कौन सा ऐसा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस। तो आर्टिकल नंबर 33 आपको देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ द माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, तो आपको बताना है हमारे संविधान के अंदर
तो ये आपको मिलेगा रिलीजन। ओके, किसके? रिलीजन, यानी कि मुस्लिम, सिख, पारसी, ये सब लोग क्या है? सब माइनॉरिटीज हैं हमारे यहाँ पे। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर बदलाव किए गए हैं? तो भैया सुनिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, तो इसको हमारे संविधान में इसके द्वारा जोड़ा गया है। कौन सी कमेटी आएगी? तो यहाँ पे आपको एक तो स्वर्ण सिंह कमेटी मिलेगी और मैंने एक और कमेटी आपको पढ़ाई है, वो है वर्मा कमेटी। अब ऑप्शन में जो दिया उसके हिसाब से आंसर मार्क कर लीजिएगा। अगला, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो ये है आर्टिकल नंबर 51A, और अगर पार्ट पूछा जाएगा तो 4A आपको पार्ट देखने को मिलेगा। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे संविधान में अभी? तो टोटल 11 हैं, लेकिन जब संविधान के अंदर इसको जोड़ा गया था तब कितनी थी? तब थी टोटल 10। ओके, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड, तो यहाँ पे इनको सस्पेंड कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन सस्पेंशन शुरू कहाँ से होगा? आर्टिकल 19 से। बट कौन सा नहीं होगा? तो 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए। कल से हम लोग टॉपिक भी चलेंगे, जैसे कि बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स हैं, है ना, इनके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक्स आपके कल से शाम को 8 बजे चलेंगे। रेगुलर हो जाइए, क्योंकि अगर अभी आप रेगुलर नहीं होंगे तो फिर एग्जामिनेशन टाइम पे आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। तो आपसे मिलते हैं अब हम सुबह के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।